नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हमेशा एक खबर हो या कहानी हो हमारे सामने इस ढंग से पेश की जाती है कि उसका जो परिणाम है वो कहने वाला चाहता है वैसे ही हो। रामायण महाभारत से लेकर आज तक की फिल्में हम देखें, नाटक देखें या अलग अलग चैनल पर चली हुई है सीरियल मालिका देखें हम, तो एक बात होती है कि जो कहानी लिखने वाला है, जो कहानी पेश करने वाला है, वो इस ढंग से वो कहानी पेश करता है कि उससे उसको कुछ एक परिणाम उसमें से मिलना चाहिए। उस परिणाम के लिए कहानी जो होती है वो पेश की जाती है। एक घटना हमारे सामने अगर हो रही है, हम जो घटना देख रहे हैं वो तो बात अलग होती है, लेकिन अगर ये घटना हमारे सामने कोई पेश कर रहा है तो उसको स्टोरी बोलते हैं, या तो घटना होती है। अब देखिए, कल परसों किसी ने पंजाब के मोहाली शहर में एक कोई रॉकेट खुफिया विभाग के ऑफिस पर फोड़ा था और कुछ गड़बड़ हो गई। ये तो घटना सामने वाले देखते हैं, लेकिन वो इस ढंग से कोई फेंकता है रॉकेट तो क्यों फेंकता है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। अगर उसमें कितना नुकसान होता है और नुकसान नहीं हुआ तो नुकसान क्यों नहीं हुआ, ये भी सोचना पड़ता है। तो कहानी अगर हमें समझ लेनी है तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं, वो भी हमें समझना ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में जबकि न्यूज़ चैनल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुके हैं, रोज़ हम खबरें सुनते हैं, जो खबरें हमें मालूम होने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, समझाई जाती है, उस पर डिबेट चलते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है इससे कुछ परिणाम साधने की कोशिश होती है कि भाई ये खबर इस ढंग से पेश की जाए तो इसका ये जनमानस पर परिणाम होगा, इसका प्रभाव ऐसा होगा या ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसी ढंग से कहानियाँ पेश की जाती है। और एक बात समझ लीजिए कि कहानी में जो किरदार होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, ये इस ढंग से लाए जाते हैं कि उससे जनमानस पर एक परिणाम हो, वो परिणाम पेश करने वाला जो चाहता है वही परिणाम हो, ये कोशिश रहती है। हाँ, कभी कभी एक बात हो जाती है कि जो किरदार या कैरेक्टर हमारे सामने लाए जाते हैं उसमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो पहले से तय है कि इसको ये करना है, उसको ये करना है, उसको ये करना है, लेकिन अचानक कोई कैरेक्टर वहाँ आ जाता है, या तो जो कैरेक्टर पहले से कहानी में था नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो हमारे घर में आज टेलीविज़न पर जो खबरें आती है, दिखाई जाती है या मीडिया में हमें सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, क्या असलियत में वही होता है? ये मैं आज इसलिए इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस ढंग से अचानक राज ठाकरे मैदान में आ गए, गुड़ी पाड़वा के दिन उन्होंने बड़ी रैली की, उसके बाद थाना में की, उसके बाद औरंगाबाद में की, और महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी उथल पुथल हो गई। और देखिए कि उन्होंने महाराष्ट्र में जो मस्जिदें हैं उस पर लगाए हुए लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी, लेकिन उसी जो सिचुएशन पैदा हो गई, परिस्थितियां पैदा हो गई, उसका फ़ायदा उठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर शोर से कार्रवाई की। और देखते देखते हमारे सामने बातें हैं सब चीज़ें कि देखते देखते कम से कम 1 लाख यूपी की मस्जिदें, उस पर के लाउडस्पीकर उतारे गए या उसकी आवाज़ कंट्रोल कर दी गई। बात यह है कि राज ठाकरे मुंबई में बोलते हैं और उसका सबसे बड़ा प्रभाव हम यूपी में देखते हैं। अब ये तो बात ठीक है, यूपी में हो गया, फिर दिल्ली में कुछ गड़बड़ हो गई, राजस्थान में हो गई, मध्य प्रदेश और भी जगह कहीं कहीं ये मस्जिद के लाउडस्पीकर का मामला उठाया गया और उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, महाराष्ट्र में भी हुई। लेकिन एक बात मुझे अजीब लगी कि ये सब ठीक ढंग से चल रहा है। हम देख रहे हैं
कि भाई स्फूर्त ऑब्वियस फटाफट जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रतिक्रिया आती गई, घटना घटती गई। लेकिन एक मुझे अजीब लगा कि अचानक से राज ठाकरे ने ये घोषित किया कि मैं जून महीने में अयोध्या जाऊंगा। अब इनको हिंदुत्व प्रूव करने के लिए अयोध्या में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव शुरू हो गया तो उसमें पहली बार अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था बीजेपी के चुनाव के लिए। और वो जब पहली बार उत्तर प्रदेश गए तो उन्होंने अयोध्या में जाकर राम लल्ला के दर्शन के लिए थे, आशीर्वाद लिया था। और बार बार उनको पूछा गया तो उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया था कि भाई पार्टी सक्सेसफुल हो, मंदिर बहुत जल्दी हो, यही मन्नत मांगी, बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, बात बिल्कुल खत्म नहीं हुई। बार बार अमित शाह अयोध्या गए, उसका मतलब मंदिर का ही मामला चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, इस पर चर्चा होती रही। चुनाव के रिजल्ट आने तक चर्चा होती रही। अब प्रभारी होने के बाद पहली बार अगर अमित शाह अयोध्या गए तो इसकी स्टोरी या खबरें इस ढंग से आने की क्या ज़रूरत थी। तो ये डराया जा रहा था, देखो फिर से हिंदुत्व का मामला आएगा, फिर से मंदिर का मामला, मस्जिद का मामला आएगा। इस ढंग से कहानियाँ या स्टोरी या खबरें पेश की जाती थी। उसका परिणाम ये देखना था, पेश करने वाले जो खबरें देने वाले थे इनको ये परिणाम चाहिए था कि भाई इससे मुस्लिम पोलराइजेशन हो। जो कुछ हुआ वो हमारे सामने। तो इसी ढंग से उसके पहले क्या अमित शाह हिंदुत्ववादी नहीं थे, उनको अपना हिंदुत्व प्रूव करने के लिए अयोध्या जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसी ढंग से अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों से चुपचाप बैठे या मुरझाए गए हमारे राज ठाकरे अचानक हिंदुत्ववादी होकर सामने आते हैं 1-1.5 महीने पहले, और उसमें जो कुछ उनका प्रोग्राम तय होता है उसमें अचानक अयोध्या कहाँ से आती है। अच्छा ठीक है, अयोध्या आए। आपको मालूम है कि इसके पहले यानी पिछले लोकसभा चुनाव के पहले, उसके बाद चीफ मिनिस्टर होने के बाद उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जाते आते रहे, उनके कोई सहयोगी है वो भी अयोध्या जाते आते रहे। तो राज ठाकरे भी बोल गए तो उसमें उनको हिंदुत्व प्रूव करना है, ये तो चित्र बन जाता है, ये किसी ने पेश करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन समझो अगर वो अयोध्या आने की बात ही नहीं करते तो क्या होता। जब राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का मसला उठाया और मस्जिद के मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने जाकर लाउड स्पीकर लगाकर बड़ी आवाज़ में, ज़ोर शोर की आवाज़ में हनुमान चालीसा बोला जाएगा, ये प्रोग्राम दिया, उसके बाद जो देश में माहौल होना था वो तो हो गया। तो उसके बाद राज ठाकरे को अयोध्या जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो हिंदुत्ववादी है तो है, ये मानने की बात है। अब देखिए, राज ठाकरे बोले नहीं तो आदित्य ठाकरे ने प्रोग्राम घोषित कर दिया, पवार का पोता तो जाकर आ गए। अब इसीलिए मुझे लगता है कि ये कहानी हमें पेश की जा रही है, परोस दी जा रही है। असलियत में कुछ और है और हमें दिखाया या बताया कुछ और जा रहा। अभी ये जो उन्होंने घोषित किया उसके बाद अचानक बीजेपी के ब्रजभूषण करके कोई एमपी है वो सामने आ गए और बोले कि पहले राज ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनको अयोध्या में आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। आज जब मैं बोल रहा हूँ तो उन्होंने एक रैली कर दी, ब्रजभूषण ने एक रैली कर दी और उसमें कुछ महंत आए थे और बोले कि पहले राज ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर उनका स्वागत करेंगे। अब मुझे ये पता नहीं चलता कि आप बोल रहे हो कि राज ठाकरे को अयोध्या में आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। अगर वो उत्तर प्रदेश की माफ़ी मांगते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की माफ़ी मांगते हैं तो उनको अयोध्या में उनका स्वागत भी करेंगे। ये अजीब बात है। आप विरोध करते हो, मैं मानता हूँ कि राज ठाकरे की जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्होंने उत्तर प्रदेश से जो
बहुत बड़ी संख्या में लोग मुंबई आते हैं, पुणे ठाणा में आते हैं और रोजगारी के लिए आते हैं तो उनको पीटा था, वो सब हिस्ट्री है, वस्तुस्थिति है, वो कोई नकार नहीं सकता। और इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल लाइन राज ठाकरे ने ले ली थी और वो तो उनकी नहीं थी, उसके पहले बहुत साल पहले से शिवसेना भी वही करते आ गई है। तो अचानक वो मुद्दा उठाकर आज राज ठाकरे ने माफी मांगनी चाहिए, ये बात कहने वाले ब्रजभूषण बीजेपी के ही एमपी हो, ये अजीब बात नहीं है। जब राज ठाकरे ने ये मामला उठाया था और उनके मनसे के कार्यकर्ताओं ने कुछ यूपी के बिहार के बच्चे यहाँ आए थे, उनको पीटा था, कुछ परीक्षा में आए थे या कोई रोजगार कर रहे थे उनको पीटा था, वो बात कई साल पुरानी है। उस वक्त ये ब्रजभूषण कहीं दिखाई नहीं दिए थे। उस वक्त मुझे याद है कि मुलायम सिंह हो गए, मायावती हो गए, हमारे नीतीश कुमार थे, बहुत सारे उत्तर भारतीय नेता राज ठाकरे के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उस वक्त, लेकिन ब्रजभूषण नहीं थे। और अजीब बात है कि आज अगर हो गए तो भी उनका नाम उतना उछला नहीं था। आज अचानक ये बीजेपी के एमपी सामने आए और बोलते कि सबसे पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों की माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद ही वो अयोध्या आ सकते हैं, वरना हम उनको घुसने नहीं देंगे। अब ठीक है, ये बात मैं गलत नहीं मानता हूँ, उनकी भूमिका है, वो करे, जरूर करे, लेकिन अगर माफी मांगी तो स्वागत करेंगे। क्या स्वागत की जरूरत है? बहुत सारे लोग आते हैं। अब आदित्य ठाकरे आने वाले, उसके पहले पवार के पोते रोहित पवार या बहुत सारे लोग आके थे, उद्धव ठाकरे आए थे, तो उस वक्त किसी ने स्वागत नहीं किया था। ये ब्रजभूषण बाकी कोई महाराष्ट्र से या और कहाँ से अयोध्या पहुँचे, उनका स्वागत करने के लिए ये ब्रजभूषण एमपी जो है वो नहीं पहुँचे थे। तो अचानक ये विरोध करेंगे और माफ़ी मांगते तो स्वागत करेंगे, ये भाषा कुछ अजीब नहीं लगती? आप विरोध कर रहे हो, माफ़ी मांगे, मामला ख़त्म, उसके बाद राज ठाकरे आए ना आए उससे क्या मतलब है? आपको अगर उत्तर भारतीयों की माफ़ी राज ठाकरे ने मांगनी चाहिए, ये आपकी मांग है, ज़रूर करें मांग, और मांग पूरी भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन मांग पूरी होने के बाद स्वागत करेंगे, ये भाषा कहाँ से आई? इसका मतलब मुझे लगता है कि हमें कुछ एक कहानी परोसी जा रही है, पेश की जा रही है। अब एक बात दूसरी तरीके से देखिए कि राज ठाकरे अचानक हिंदुत्ववादी हो गए गुड़ी पाड़वा की मीटिंग के बाद, तो उस पर महाराष्ट्र में जोर शोर से टीका हो रही है। और बोला क्या जा रहा है कि राज ठाकरे अचानक बीजेपी की भाषा बोलने लगे। अजीब बात समझ लीजिए, राज ठाकरे की उस मीटिंग के बाद क्या कहा गया है? बार बार जो उनके विरोधक है वो बोलते हैं कि राज ठाकरे बीजेपी की भाषा बोल रहे। कारण 19 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, यही राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, मोदी और बीजेपी पर हमला कर रहे थे। वही हमला करने से जिस कांग्रेस को फायदा होने वाला था, जिस एनसीपी को, पवार को फायदा होने वाला था, वो लोग आज बोल रहे कि राज ठाकरे बीजेपी की भाषा बोल रहे। और अजीब बात देखिए कि वही राज ठाकरे के खिलाफ उत्तर भारत में अखिलेश नहीं खड़े हो गए, मायावती नहीं बोल रही है, नीतीश कुमार नहीं बोल रहे, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी, ये सब पार्टियां जो थी, जो उस वक्त राज ठाकरे के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठा रही थी, उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। जो राज ठाकरे अचानक बीजेपी की भाषा बोलने लगे, उनके सामने खड़े कौन हो गए? बीजेपी के एमपी। ये अजीब बात नहीं है? अगर राज ठाकरे बीजेपी की ही बात बोल रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोई एमपी या कोई लीडर से आवाज नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए थी। ये लॉजिक है, ये तर्क है कि अगर राज ठाकरे आपकी पार्टी को मदद करने के लिए महाराष्ट्र में खड़े हो गए
तो उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी का कोई नेता खड़ा होता है और राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल देता है, ये अजीब बात नहीं है क्या? ये असल कहानी है। एक तरीके से जिसको नूरा कुश्ती हिंदी में बोलते हैं, इस ढंग से ये कहानी, ये खबर हमारे सामने पेश की जा रही है कि राज ठाकरे अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ जो आवाज उठनी चाहिए वो दूसरी पार्टियों से उठनी चाहिए। वो दूसरी पार्टियां कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, आरजेडी, इन पार्टियों से आवाज आने से पहले बीजेपी से ही कोई एक नेता खड़ा हो जाता है जिसका नाम तक हमने इसके पहले कभी महाराष्ट्र में सुना नहीं था। वो खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं 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 नहीं, सबसे पहले राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के लोगों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मुझे शक होता है कि क्या ये बीजेपी ने ही खड़ा किया हुआ कोई किरदार है, कोई कैरेक्टर है कि भाई राज ठाकरे को सम्मिलित करने के लिए, साथ में लाने के लिए अगर उसके खिलाफ उत्तर भारतीयों का नेतृत्व दूसरा कोई करे, इसके पहले हमारा ही कोई खड़ा कर देते और समय आने पर वो पीछे हट जाएगा। अब देखिए, जिस वक्त ये सब हो रहा है उसी वक्त उत्तर प्रदेश के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, लोकप्रिय पॉपुलर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में जाने वाले यूपी के लड़के, बच्चे, नागरिक, उनकी मदद के लिए एक यूपी सरकार का महाराष्ट्र में एक ऑफिस खोलना चाहते, कार्यालय खोलना चाहते। ये सब बातें अपने आप शुरू हो जाती है। 2-3 दशकों से यूपी के लोग मुंबई आ रहे काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए या और किस कारण, उनकी मदद के लिए कभी ये नहीं हुआ। अब कम से कम हम बोल सकते हैं कि 6 साल से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कभी मुंबई में ऐसे यूपी के लोगों के लिए कार्यालय खोलने की भाषा नहीं की थी। वही योगी आदित्यनाथ राज ठाकरे का आह्वान जो था, मांग थी, वो पूरी करते हैं मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार कर। और आज वही योगी आदित्यनाथ मुंबई में यूपी से आने वाले बच्चों के लिए एक कार्यालय खोलना चाहते। तो ये ब्रजभूषण और राज ठाकरे, इनकी जो कुश्ती दिखाई जा रही है, ये असली कुश्ती है या समय पर सुलह करके दोनों को साथ लाने के लिए एक नूरा कुश्ती दिखाई जा रही है? सोचो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।